जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे, अपने माता पिता का सेवा कर रहे होंगे। आज हम लोग सिंदूर की होली नाटक पढ़ने वाले हैं। मेरी पहली कक्षा हो चुकी है, आज दूसरी कक्षा है। कक्षा प्रारंभ से करने से पहले जैसे हर बार मैं आप सबको एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। मिशन जेआरएफ हिंदी आप सभी को दिख रहा होगा। मिशन जेआरएफ हिंदी ये क्लास ये टेलीग्राम चैनल है हमारा। इसी नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है और ये उस ग्रुप का लिंक है। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको क्यूज करने को मिलेगा। अगर आप वहाँ से जुड़ पाते हैं तो जुड़ जाइएगा। फिर भी आप जुड़ने का प्रयास करने के बाद नहीं जुड़ पाते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7643007052। आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए क्लास की ओर बढ़ते हैं। दूसरा अंक, बरामदे। बंगले के बरामदे में आगे की ओर कुर्सियां रखी है। भीतर की ओर से मनोरमा का प्रवेश होता है। मनोरमा, अभी केवल 2 महीना हुए हैं तुमने मुझे देखा है जो, मतलब 2 ही महीना हुए मुझे देखे हुए। मनोज शंकर कहता, हाँ। मैं बता दूं कि मनोरमा जो है मन ही मन मनोज शंकर से वह प्रेम करने लगती है। मनोज शंकर जो मुरारी लाल जो डिप्टी कलेक्टर होते हैं उनके मित्र के, उनके दोस्त के बेटे होते हैं और उनके मित्र जो होते हैं उनके आत्महत्या करवा दिए जाते हैं। किनके द्वारा? मुरारी लाल के द्वारा। इस कारण मुरारी लाल को बहुत पश्चाताप होता है और वह पूरा खर्च मनोज शंकर का पढ़ाई लिखाई का उठाते हैं। तो वही कह रहे हैं, अभी केवल 2 ही महीने हुए हैं तुमने मुझे देखा है जो। मनोज शंकर, हाँ तुम सही कह रही हो, 2 ही महीने हुए हैं। मनोरमा, यदि मैं, मनोरमा फिर क्या कहती हैं कि यदि मैं सीधे शब्दों में कह दूं, यदि मैं सीधे शब्दों में कह दूं कि तुम झूठ कह रहे हो, तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचेगी, लेकिन मैं यह नहीं चाहती। मैंने तुम्हारे साथ किसी तरह खिलवाड़ नहीं किया। मैं तुम्हें चाहती हूं। यहां देखिए मनोरमा खुल के कह देती है कि मैं तुम्हें चाहती हूं। तुम्हारे साथ एक प्रकार की आत्मीयता का अनुभव मैं करती हूँ, लेकिन तुम जिस मोह में पड़ गए हो वह तो भयंकर है। यहाँ देखिए कहीं ना कहीं मनोरमा खुल के ये बात कह रही है कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुमसे प्रेम करती हूँ और सिर्फ प्रेम ही नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ पूरे बचे हुए शेष जिंदगी को बिताना चाहता हूँ और वो भी अविवाहित रह करके। मनोज शंकर कहते हैं भयंकर है। भयंकर क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? फिर मनोरमा जवाब देती है, भयंकर है भयंकर। चंद्रकला उस लड़के पर इतनी रीझ गई है कि उसके लिए बीमार पड़ गई है। हम लोगों को अपने से महान होना है मनोज। तुम्हारे साहब भी मुझसे प्रेम करने लगे हैं। गंभीर होकर दशाश्वमेध घाट जो काशी में आपका पड़ता है, दशाश्वमेध घाट पर भिक्षुकों में एक एक टुकड़े के लिए द्वंद्व चल पड़ता है। वे सभी भूखे रहते हैं। ज्ञान के लिए वह लेस मात्र भी जगह नहीं है। उन्हें भिक्षुकों की तरह हो गई है तुम्हारी पुरुष जाति। देखिए यह सब बातें वो क्यों कह रही है। मनोरमा जो है वह मन ही मन के मनोज शंकर से प्रेम करती है और वो चंद्रकला का उदाहरण देती है। चंद्रकला जो होती हैं वह रजनीकांत को एक झलक देखती हैं और उसके पहली नज़र में ही पहला प्यार हो जाता है। और इस पहला प्यार की वजह से जब रजनीकांत की मृत्यु होने वाली होती है तो वह इस चीज़ को, उनके घटनाओं को देखकर, उनके ऊपर जो वार किया था, सर पे चोट लगने से खून की धारा जो बह पड़ती, इन सारी घटनाओं को देख करके चंद्रकला कहती कि आज से मैं विधवा हो गई। और वह उससे इतना प्रेम करती है कि मनोरोग की एक बीमार हो जाती है, मनोरोग की एक बीमारी उनके अंदर उत्पन्न हो जाती है जिससे वो बहुत बीमार पड़ जाती है। उनकी नाड़ियां, हृदय धीरे धीरे बंद होने लगता है, लेकिन वह प्रेम में डूबी हुई रहती हैं। तो वही कहती हैं कि, और दूसरी तरफ देखते हैं तो मनोरमा जो रहती हैं उनसे, मनोरमा तो प्रेम मनोज शंकर से तो करती ही है, लेकिन साथ ही साथ
यहाँ एक चीज आप देखें, लेकिन साथ ही साथ मनोरमा से कौन मोहब्बत करने लगता? मुरारी लाल, जो डिप्टी कलेक्टर है, वही कहते हैं कि अभी के समय में भिक्षुकों को एक एक टुकड़े के लिए जो द्वंद्व चल रहा है, वही वही जो है तुम्हारे यहाँ की मनुष्य जाति का हो गया है। मनोज शंकर उसकी ओर उद्विग्न होकर देखने लगता है। इस तरह क्यों देख रहे हो? मनोरमा फिर कहती हैं कि इस तरह क्यों देख रहे हो? तुम ही कहो कुछ सोचकर। मैं विधवा हूं। इस ज्वालामुखी को यदि मैं कुछ समय के लिए छिपा भी लूं, तब भी मैं किसकी बनूं, तुम्हारी या डिप्टी कलेक्टर की? जहां तक मेरी बात रही, मैं तो उन्हें जी भर घृणा करना चाहती हूं, तुम्हें जी भर प्रेम। अगर तुम मेरे प्रेम का अर्थ समझ सको तो मुझे उसका अवसर दो। मैं तुम्हें अपना दुल्हा तो नहीं बना सकती, लेकिन प्रेमी बना लूंगी। देखिए यह कितनी बड़ी बात कह रही हैं कि मैं यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा सकता, मनोरमा किसको कह रही हैं कि वह मनोरमा किसके प्रेमी बन के रहना चाहती है, ना कि एक विवाहित स्त्री। तो यहाँ से आपसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो आप क्या लिखेंगे वहां? मनोज शंकर को। मनोज शंकर, कहीं आनंद भी है या यूं ही? कहाँ आनंद नहीं है? चित्तवृत्ति का निरोध योग और यही आनंद है। जो चाहते हो वो नो चाहो। आनंद तुम्हारा है और तुम हो आनंद के। मनोज शंकर, मेरा रोग तो मेरा रोग तो अब तक अच्छा नहीं होगा, जब तक मैं जान ना जाऊं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की। क्योंकि मनोज शंकर को बताया जाता है कि तुम्हारे पिताजी ने आत्महत्या कर ली थी। उन्हें यह कभी नहीं बताया जाता है कि उसके पिता की हत्या मुरारी लाल के हाथों हुई थी। उन्होंने भांग खिला के मनोज शंकर के पिताजी को, रामपति को भांग खिला कर नाव से ढकेल दिया था। यह बात मनोज शंकर को नहीं बताया था। यह मुरारी लाल जानता और माहिर अली, जो उनका मुंशी, यही दोनों लोग जानता। और इसका डर सदैव मुरारी लाल को बना रहता है। मनोरमा, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है। यह कथन याद रखिएगा, इससे प्रश्न बन सकते हैं कि पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता को विकास के साथ इसका भी विकास हुआ। हाँ, पहले इसकी कुछ विशेष अवस्था थी, लेकिन अब तो इस रोग का आक्रमण सभी अवस्थाओं में होता है। क्या कहते हैं, पहले प्रेम क्या या स्त्री पुरुष का जो संबंध की यहाँ बातें कही गई, पहले तो एक उम्र तक ही होता था, लेकिन अब बात यहाँ तक आ गई है कि अब इसका कोई अवस्था ही नहीं है। मनोज शंकर, अब इसका मतलब यही है कि तुम मुझे अपने से दूर हटा देना चाहती हो? मनोरमा, अगर तुम सचमुच मेरे शरीर पर ही नहीं रिझ गए हो, अगर तुम सचमुच मेरे शरीर पर ही नहीं रिझ गए हो, तुमने मेरा हृदय, मेरी अंतरात्मा को समझ लिया है, तो हाथ बढ़ाओ। या लो, अपनी हाथ बढ़ाती है, पकड़ लो। मनोज शंकर मंत्र मुग्ध की तरह उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम बांसुरी बजाओगे, मैं चित्र बनाऊंगी कुछ सोचकर। मैं विधवा हूं और तुमको भी विधुर होना होगा। और इस प्रकार हमारा सम्मिलन आज एक जीवन का नहीं, अनेक जीवन का हो गया। अचानक से सहसा क्या होता, मुरारी लाल का प्रवेश होता है और वह इन सब चीज़ों को देख लेता। उसका हाथ जो पकड़े रहता है मनोज शंकर देख लेता, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए कहता कि हम सभी लोग दुखी हैं। मुरारी लाल आके क्या कहता, हम सभी लोग दुखी हैं मनोज शंकर, और उसी दुख में चंद्रकला बीमार पड़ी है। आप जानते हैं मैं मनुष्य की कमजोरियों का कितना निष्ठुर आलोचक हूं, इसलिए मैं उसकी बीमारी को नाटक समझ रहा हूं। ऐसा क्यों कहता मनोज शंकर? क्योंकि मनोज शंकर इस बात को जानता कि वह बीमार पड़ी है, वह मनोरोग है, यानी कि मन की उसकी बीमारी, उसके शारीरिक ये बीमारी नहीं है। उसकी जो प्रेमिका की हत्या हो गई है, इसलिए वह एक सदमे में चली गई है। क्योंकि मनोज शंकर स्वयं एक सदमे में जीता कि उसके पिताजी की हत्या क्यों हुई, इस बात के लेकर वो बहुत परेशान रहता। मुरारी लाल, लेकिन मैं समझता हूं, इतना कह के वह एकाएक चुप हो जाता है।
मुरारी लाल, हाँ तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी भविष्य की आशा क्या है। मैं तुम दोनों को किस रूप में देखना चाहता हूँ। यहाँ वो कहना चाहता है किस रूप में, यानी कि मुरारी लाल वो चाहता है कि मनोज शंकर जब बड़ा हो जाए तो मनोज शंकर और चंद्रकला का विवाह कर दिया जाएगा और अब अपने पापों का वाहन कर देगा। मनोज शंकर, वह तो मैं जानता हूं। मुरारी लाल, अभी तो तुमने इस विधवा का हाथ पकड़ा था, इसका अर्थ क्या है? मैं भी कभी तुम्हारी अवस्था का था, इन चीजों को मैं बखूबी समझता हूं। मनोज शंकर उद्वेग में कहता है, यह विधवा, यह विधवा, आप नहीं जानते, यह शायद जानते भी हैं, अग्नि है, हलाहल है। कोई भी पुरुष उसे छूकर या पीकर जी नहीं सकता। उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा। उसका हाथ तो मैंने इसलिए पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। प्रश्न यहाँ से भी पूछा गया है पीवाईक्यू में, देखिएगा कि मनोज शंकर ने मनोरमा का हाथ किस लिए पकड़ा था? तो आजीवन वह अविवाहित रहने के लिए, जीवन भर अविवाहित रहने के लिए। और फिर वह इतना कह के वो बांसुरी बजाने लगता है। मुरारी लाल, मुझे गोली मारकर तुम बांसुरी बजा रहे हो? तुम, बहुत गुस्से में रहता, तुम कह के वो फिर चुप हो जाता। ऐसा वो क्यों कह रहा है कि मुझे गोली मारकर तुम बांसुरी? क्योंकि मनोरमा से मुरारी लाल भी प्रेम करता और उससे विवाह भी करना चाहता है, उसे एक प्रेमिका के रूप में वह रखना चाहता है। इसीलिए वो मनोज शंकर के हाथ में, जब मनोरमा का हाथ देखता है तो वो बहुत गुस्से में लाल हरा पीला हो जाता है। फिर मनोज शंकर कहता है, किसी को गोली मारना यदि वीरता है तो गोली मारकर बांसुरी बजाना तो वीरता से बढ़कर वीरता और महानता से बढ़कर महानता है। यदि यह मुझसे संभव हो सके तो मैं समझूंगा कि मैं अपने से बड़ा हूं, मनुष्य से बड़ा हूं। मुरारी लाल, मनुष्य से बड़ा तो केवल देवता होता है। यह कथन आपसे पूछा जा सकता है, मनुष्य से बड़ा तो केवल देवता होता है। मनोज शंकर, हाँ, उसका हालत मैं केवल मैं समझ देवता हूं। क्या होता है? हाँ, उस हालत में मैं केवल देवता हूं। मनोज शंकर गंभीर होकर के फिर कहता है, फिर रजनीकांत की हत्या का प्रधान कारक मेरी विलायत यात्रा है, जिसके लिए मैंने कभी इच्छा नहीं की। मैं वहां किस आस से जाता हूं? क्या कह रहा है? मैं वहां किस आस से जाता, मैंने किस कार्य के लिए वहां जाता? और मनोज शंकर से जो वो पैसे वसूले जा रहे हैं, मनोज शंकर कह रहे हैं हरिनंदन से इसलिए पैसे वसूले जा रहे हैं ताकि मनोज शंकर को सिविल सर्विस के लिए विलायत यानी विदेश भेजा जा सके, क्योंकि यहाँ सिविल सर्विस की पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती थी। मुरारी लाल कहता है, किस आस से जाता? मुरारी लाल उसका जवाब देते हैं, सिविल सर्विस के लिए। मनोज शंकर, यही तो आप नहीं समझते हैं कि मैं मृतक सिर हिलाकर जिसका भूत जी रहा है, आज 10 वर्ष से वह सिविल सर्विस की इच्छा क्यों करता? ऐसा वो क्यों कहता? क्योंकि उसके मन में एक बात हमेशा खटकती रहती है, जिसके कारण वो बहुत अंदर से मृतक शरीर की तरह महसूस करता है कि मेरे पिता की हत्या या मेरे पिताजी ने आत्महत्या क्यों की। यह बात मनोज शंकर को बहुत अंदर से खाए जाता है इसके सच्चाई को जानने के लिए, इसलिए वो कहता है मैं मृतक की तरह हो गया हूं। मुरारी लाल, तुम अपने को मृतक कह रहे हो? मनोज शंकर, अवश्य, मैं मृतक तो हूं ही, मैं आत्मघाती पिता का पुत्र भी हूं। मुरारी लाल उद्वेग के स्वर में, ओहो, ये तुम क्या पागलों की तरह बातें कर रहे हो? मनोज शंकर कांपते हुए स्वर में, उस समय मैं 12 वर्ष का था, आज 22 वर्ष का हूं। यानी कि इनके पिता, मनोज शंकर के पिता की जो था, उनके रामपति की हत्या जब हुई थी तो मनोज शंकर कितने वर्ष का था? मात्र 12 वर्ष का था। प्रश्न आपसे यहां से भी बन सकते हैं। और आज वह कितने वर्ष का हो गया? 22 वर्ष का। एक युग पूरा हुआ चाहता है, एक नई पीढ़ी आया चाहती है, लेकिन यह रहस्य उन्होंने आत्महत्या की क्यों
कि क्यों अभी ज्यों का त्यों बना है। मुरारीलाल, तुम साफ कह रहे हो कि वह उसे प्रेम करने लगी है, और कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि मुरारीलाल, बात यहाँ यह मैं आपको घटना यहाँ थोड़ा सा समझा दूं कि तुम साफ कह रहे हो कि वह उसे प्रेम करने लगी है, और कैसा कहा जाता है। यहाँ बात चंद्रकला की होने लगती है कि चंद्रकला जो आज मनोरोग के मन में जो उनकी बीमारी है वो प्रेम का रोग है। वह रजनीकांत से प्रेम करने लगती है, जिसकी हत्या आपके पैसे लेने से कर दिया गया था, जिसका दोषी आत्मघाती आप भी हैं। तो वही कहते हैं, उसी के सदमे में वह चंद्रकला जो है बीमार पड़ गई है। वह मन का रोग है उसका, ना कि शारीरिक रोग, हृदय का रोग है। इसलिए उसके हृदय की गति धीरे धीरे रुकने लगती है। मनोज शंकर, प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वे प्रेम करती है। प्रेम के लिए ही उनका जन्म होता है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है। यहां से कोई भी कथन आपसे पूछा जा सकता, याद रखिएगा। और उस पर भी यह तो उसका पहला प्रेम है, उसमें बुराई कहाँ है? प्रेम वकील से राय लेकर, जज से अधिकार पत्र लेकर तो नहीं किया जाता। जो बात स्वतः स्वभाव है, प्रकृति है, वह तो चरित्र गुण है, अवगुण नहीं। यहां से कोई भी आपसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। मुरारीलाल डॉक्टर का हाथ पकड़कर उठाते हैं और नीचे उतरकर दूसरी ओर निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब यह बात मनोज शंकर मुरारीलाल को कहते हैं कि चंद्रकला को मनोरोग हुआ है, वह प्रेम का रोग है, आप कहता वो, फिर मुरारीलाल उससे तर्क वितर्क होता है। फिर मुरारीलाल कहते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मनोज शंकर फिर कहता है कि आप लोग थोड़ा साइड होइए, थोड़ा कहीं साइड में जाके छिप जाइए, मैं 10 मिनट में यूं तैयार करके चंद्रकला को घुमाने के लिए बाहर ले जाता हूँ। वो फ्रेश हवा खाएगी तो थोड़ा अच्छा महसूस करेगी। इसी कारण मुरारीलाल उठते हैं और डॉक्टर का हाथ पकड़ के एक साइड कोने में चले जाते हैं। मनोरमा गंभीर होकर कुछ सोचने लगती है। मनोज शंकर अंदर जाता, मनोरमा से कहती है कि चलो कहीं घूम आते हैं। तो मनोरमा क्या होती है, कुछ गंभीर रूप से सोचने लगती है। मनोज शंकर, क्या सोच रही हो चंद्रकला? मनोरमा भी वहां पहुंच जाती है। मनोरमा कहती है, यही कि पुरुष के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है स्त्री को। स्त्री जीवन का सबसे बड़ा सुंदर और सबसे कठोर सत्य यही है। स्त्री इसलिए दुखी है और पुरुष स्त्री के अधिकारों की अलग अलग पैमाइश हो रही है। यह कथन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपसे प्रश्न बन सकते हैं। मनोज शंकर, युग बदल गया, समाज अपना कलंक मिटा रहा है। मनोरमा, झूठ, झूठ है, यह सब झूठ है। मनोज शंकर, क्यों? आजकल हो रहा है जो। मनोरमा, विधवा विवाह हो रहा है, लेकिन वैधव्य कहाँ मिटा है। समाज इस आग को बुझा नहीं सकता, इसलिए उसे अपने छज्जे से उठाकर अपनी नींव में रख रहा है। तुम्हारा सुधारक, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक, उपन्यासकार, नाटककार सभी विधवाओं के आंसुओं में बहते हुए दिख पड़ रहा है। अपनी विशेषता मिटाकर संसार के साथ चलना चाहता है। वैधव्य तो मिटेगा नहीं, तलाक का आगमन होगा। अभी तक तो केवल वैधव्य की समस्या थी, अब तो तलाक की समस्या भी रही है। अब तो तलाक की समस्या भी आ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं विधवा जीवन की तो बात यह करता ही करता है, साथ में यह तलाक की समस्याओं की बात करता है। कहीं ना कहीं अगर स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे ये स्त्री विमर्श की बात करता है। स्त्री समस्याओं को लेकर के यह नाटक लिखा गया है, इसलिए इसे एक समस्या नाटक भी कहा गया है। मनोज शंकर, विधवा विवाह को तुम बुराई कह रही हो, स्वयं विधवा होकर ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? मनोज शंकर, मनोरमा, तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो। मैं विधवा हूं, इसलिए मैं विधवा विवाह का पक्ष में वोट हूं, यही ना? मनोज शंकर की ओर ध्यान से वो देखती हुई, लेकिन मैं यह न करूंगी। विधवाओं के उद्धार के नाम पर यह आंदोलन पुरुषों ने उठाया है, अपना उद्धार के लिए।
किसी प्रकृति विधवा से पूछ लो, अभी तक पुरुषों के विषैली वातावरण में न आई हो। देखो उसकी दृष्टि पृथ्वी में गड़ जाती है या नहीं। तुम्हारी समझ में ये विधवाएं विधवाएं समाज के लिए कलंक है? मैं समझती हूं समाज की चेतना के लिए विधवाओं का होना आवश्यक है। तुम जीवन का विशेषतः स्त्री के जीवन का दूसरा पहलू भी समझते हो, देखते हो। उसके भीतर संकल्प है, साधना है, त्याग और तपस्या है। यही विधवा का आदर्श है और यह आदर्श तुम्हारे समाज के लिए गौरव की चीज है। तुमने इसे कलंक कह दिया। यहां दूसरा अंक समाप्त हो जाता। अब हम लोग तीसरा अंक में प्रवेश करते हैं। तीसरा अंक सिंदूर की होली नाटक का यह अंतिम अंक है। रात अंधेरी ही है। आकाश में बादल होने के कारण भयंकर हो उठी है। बंगले के बरामदे में उसी तरह कुर्सियां पड़ी हैं। भीतर की ओर से मनोरमा का प्रवेश। मनोरमा लालटेन के प्रकाश में आकर खड़ी होती है। क्षण भर के बाद बरामदे से निकलकर बाहर की ओर देखने लगती है। मनोरमा, उफ, कितना अंधेरा है। आज की रात तो जैसे कयामत की रात है। माहिर, माहिर किधर हो तुम? माहिर, इधर आओ। माहिर अली जवाब देता, जी अभी आया। मनोज शंकर, तुम कब से इनकी नौकरी कर रहे हो? माहिर अली से पूछते हैं मनोज शंकर, तुम कब से इनकी नौकरी में हो? माहिर अली, 15 साल हो गए। प्रश्न आपसे यहां से भी बन सकते हैं, कितने वर्ष हो गए? 15 वर्ष हो गए। मथुरा से मुरादाबाद गए, फिर फैजाबाद गए, फैजाबाद से फिर गाजीपुर गए और इधर यहां है। आप तो जानते ही हैं। मनोज शंकर, लेकिन तुम इस तरह कांप क्यों रहे हो? माहिर अली, मैंने एक सपना देखा था कि मुझे पकड़ने के लिए 2 दूत आए, 2 शैतान आए थे। मेरी बाह पकड़ने लगे। मैं घबरा कर जाग गया। धरती की ओर देखने लगता है। चंद्रकला का प्रवेश होता है और चंद्रकला तैयार होकर पीले रंग का कामदार साड़ी और सोने का चंद्रहार पहने हैं। मनोज उसकी ओर विस्मय होकर देखता है। मनोज शंकर, अस्पताल चलोगी क्या? चंद्रकला, घंटे भर से ऊपर वहां रहे, अब किस लिए? क्योंकि वो जो घंटे भर से ऊपर वहां रहे कह रहे हैं क्योंकि वो चंद्रकला जान चुकी है कि रजनीकांत की मृत्यु हो चुकी है और रजनीकांत के हाथों से सिंदूर की होली कौन खेल चुकी है? चंद्रकला। इसलिए कहता अब वहां किस लिए? मनोज शंकर, माहिर अली का प्रस्थान। चंद्रकला चंद्रहार उठाकर देखने लगती है। बाहर से मनोरमा का प्रवेश होता है। मनोरमा उसके समीप जाकर के, वाह क्या कहना है, मैं तुम्हें इसी रूप में देखना चाहती थी। मनोरमा, आह, तो तुम्हारा मनोज बाबू से समझौता नहीं हो सका? मनोरमा भी चाहती थी कि मनोज और चंद्रकला दोनों एक दूसरे से विवाह कर ले, लेकिन वह प्रयास भी करती हैं, दोनों बाहर घूमने भी जाते हैं। लेकिन यहाँ बात क्लियर रहता है कि चंद्रकला मनोज शंकर ये रजनीकांत से विवाह कर चुका था, वो उसी से प्रेम करती है, वो दूसरा प्रेम नहीं करना चाहती है। अब मनोज बाबू के कहीं ना कहीं मन में मनोरमा का छवि बना रहता है। चंद्रकला, बस कहना मत फिर। चंद्रकला, राम और सीता का, दुष्यंत और शकुंतला का, नल और दमयंती का, आज और इंदुमती का, अज होना चाहिए था, माफ करेंगे, अज और इंदुमती का प्रेम प्रथम दर्शन में ही हुआ था। स्त्री का हृदय सर्वत्र एक है, क्या पूर्व क्या पश्चिम, क्या देश क्या विदेश क्या। लेकिन मैं इस तरह अपनी सफाई न दूंगा बहन। मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया तुम्हारी भावनाओं का, लेकिन मैं फिर भी जो तुम कर रही हो वो गलत कर रही हो। तुम्हें मनोज बाबू से विवाह कर लेनी चाहिए। चंद्रकला, मनोरमा, तुम्हारा आदर्श मेरे सम्मान है, सामने तुम्हारा आदर्श मेरे सामने है।
तुम 8 वर्ष की अवस्था में विधवा हो रही थी और मैं आज 20 वर्ष की अवस्था में विधवा हो रही हूं। तुम्हारा निभ गया और मेरा नहीं निभेगा। चंद्रकला, इधर देखो, मजबूरी मेरे लिए भी है। तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक और फिर मानसिक हुई। मेरी मजबूरी प्रारंभ में ही मानसिक हो गई। तुम इस विचार में पड़ गई हो कि मेरा निर्वाह कैसे होगा। रोटी और कपड़े के प्रश्न को लेकर स्त्रीत्व की मर्यादा बिगड़ गई। हमारा स्त्रियों का निर्माण भी उन्हीं उपकरणों से हुआ जिनसे पुरुष की गुलामी में सदैव से चली आ रही है। मनोरमा आगे बढ़ती हुई, कहां जा रही हो इस अंधेरे में? चंद्रकला, मेरे भीतर आज चिरंतन नारीत्व का उदय हुआ। मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है और तुम कहती हो मुझे उन्माद हो रहा है। मैं आज अपने पैरों पर खड़ी हो रही हूं। मुझे किसी दूसरे पुरुष की सहायता की जरूरत नहीं है। रोटी और वस्त्र, मेरी शिक्षा इतनी हो चुकी है कि मैं अपना प्रबंध कर लूंगी। कोई चिंता नहीं, मेरा वैधव्य अमर रहे। कुर्सी पर बैठ कर सिर के ऊपर से साड़ी हटा देती है। मनोरमा उसकी ओर ध्यान से देखती हुई, तुम्हारे सिर पर सिंदूर यह कैसा? चंद्रकला, मेरा विवाह जो हुआ है। मनोरमा, कहां? चंद्रकला, अस्पताल में। मनोरमा, अस्पताल में? अरे! चंद्रकला, क्या अरे? अरे क्या कर रही हो? इसमें विस्मय क्या है? मेरा प्रेमी वहां था। तुम जानती हो यह मेरी सुहाग रात है। कितनी सूनी लेकिन कितनी व्यापक। इसका अंत नहीं है। मेरा पुरुष मुझे अपनी गुलामी में न रख सका, मुझे सदैव के लिए स्वतंत्र कर गया। मुझे जो अवसर कभी न मिलता वह मिल गया। मुस्कुराकर, इस तरह विस्मय में क्या देख रही हो? मनोरमा, लेकिन यह हुआ भी कैसे? यह भी तो कैसे हुआ? चंद्रकला, बताओ मुझे कैसे हुआ यह सब? चंद्रकला गंभीर होकर धीमे स्वर में, मैं अपने हाथ सिंदूर लेते गई थी। मैं अपने साथ सिंदूर लेते गई थी। उनके हाथ पर सिंदूर रखकर मैंने लगा लिया। देखती नहीं हो कैसा सिंदूर की होली खेली गई है? अचानक से उसी समय मुरारीलाल का प्रवेश हो जाता। मुरारीलाल, जब ये सिंदूर से होली खेल रही थी, मुरारीलाल वहां अस्पताल में उपस्थित होने के कारण वो सारी घटनाओं को देख रहे थे और वो बहुत गुस्से में प्रवेश करती है। मुरारीलाल चारों ओर घूम कर देखते हुए, चंद्रकला। चंद्रकला धरती की ओर देखती रहती है। मुरारीलाल कुर्सी के आगे की ओर खींचकर बैठता है और उसकी ओर आंखें गड़ाकर देखने लगती। नहीं सुनाई पड़ता? चंद्रकला, तुम्हें नहीं सुनाई पड़ता? चंद्रकला धीमे स्वर में, जी। मुरारीलाल क्रोध में, बस एक शब्द जो। मेरे सपने मेरे सामने लाज आ रही है और भरे अस्पताल में उसके सिर पर हाथ रखने में, उसके तलवे को सहलाने में लाज नहीं आई थी? अस्पताल क्यों गई थी? किसकी आज्ञा से? चंद्रकला, घूमने गई थी। मनोज और माहिर अली का प्रवेश। माहिर बरामदे में नीचे खड़ा होता है। मनोज आगे बढ़कर मुरारीलाल को कुर्सी की ओर सामने खड़ा होता है, क्योंकि मनोज शंकर को माहिर अली से पता हो चुका होता है कि वह अपने पिता की आत्महत्या कैसी हुई थी, उनकी आत्महत्या किसने किया था। ये सारी बातें माहिर अली मनोज शंकर को बता चुका होता है। मनोज शंकर आता है और कहता है, तो उन्होंने आत्महत्या नहीं की, आपने उन्हें मरवा डाला। किसे? राम जी को उसने अपने पिताजी के विषय में कहा कि तो आपने उन्हें मरवा डाला। मुरारीलाल चौंक कर कुर्सी से उठते हुए, मैंने? कौन कहता है? मनोज शंकर, याद कीजिए वह रात। 10 वर्ष बीत गया। आपने अपने मित्र को भांग पिलाकर नाव से नदी में ठेल दिया था, केवल 8,000 रुपए बचाने के लिए।
आप उसे उस वक्त भी डिप्टी कलेक्टर थे और माहिर अली आपका मुंशी था। कितने हजार के लिए? 8,000 रुपए के लिए। इस बात को याद रखिएगा। उसी रुपए से आपने मोटर ली और गांव में एक बंगला बनवाया। मुरारीलाल: मनोज, मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे रहा हूं, मुझे क्षमा कर दो। एक लड़की थी, वह भी मुझसे नहीं समझ सकी। मनोज शंकर प्रसन्न होकर: नहीं, कदापि नहीं। अब मुझे प्रसन्न चित्त और निरोग आत्मा के साथ संसार में जाने दीजिए। मुरारीलाल: चंद्रकला, चंद्रकला का अब क्या होगा? चंद्रकला को आवाज देता है: चंद्रकला। चंद्रकला आती है। जी, अब क्या होगा चंद्रकला? देखो, मनुशंकर को भी सच्चाई की बात पता चल गई। देखो, मैं आज दूसरी आत्महत्या का दोषी हो गया हूं। चंद्रकला: हाँ, तुमने यह क्या कर दिया? इससे मेरे समाज में नाक कट गया। तो चंद्रकला फिर जवाब देती है: आपने कृपा कर मुझे शिक्षा इतनी दी है कि मैं अपना निर्वाह कर सकूं, और मैं यहाँ से चली जाऊंगी और ना ही आपके समाज में रहूंगी, ना ही आपका नाक कटेगा, ना ही आपका शर्म से सर नीचे होगा। मुराला: तुम यहाँ रहना भी नहीं चाहती? चंद्रकला: नहीं, यहाँ रहने पर मैं आपके लिए, आपकी मर्यादा के लिए कलंक रहूंगी, और यहाँ से हट जाने पर और फिर पिता के घर में रहना अब तो उचित भी नहीं, क्योंकि मेरी विवाह हो चुकी है। माहिर अली नीचे से: मैंने सपना देखा था, मैं कहता था ना कि आज कयामत की रात है। मनोज शंकर भाव का: चुप भी रहो। मनोज शंकर और मनोरमा दोनों एक साथ बोल उठते हैं: हाँ। और यही सिंदूर की होली नाटक समाप्त हो जाता है। अब सिंदूर की होली नाटक के विषय में विद्वानों की कौन कौन सी क्या की राय है, वो उस चीज को देखेंगे। प्रश्न यहां से भी अक्सर बन जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटकों के द्वारा स्त्रियों की स्थिति आदि कुछ सामाजिक प्रश्न या समस्याएं तो सामने रखी ही है। यूरोप में प्रवर्तित तथा तथ्यवाद पर वह खरा रूप भी दिखाने का प्रयत्न किया है। इसमें झूठी भावुकता और मार्मिकता से पीछे छुड़ाए नर प्रति अपनी वास्तविक रूप सामने लाई जाती है। पुनः शुक्ल जी एक और बात क्या कहते हैं? नाटक का जो नया स्वरूप लक्ष्मी नारायण मिश्र जी यूरोप से लाए हैं, उसमें काव्य तत्व का अवयव भरसक नहीं आने पाए हैं। उनके नाटकों में न चित्रमय और भावुकता से लदे भाषण है, न गीत, न या कविताएं। खरी खरी बात कहने का जोश कहीं कहीं अवश्य है। फिर डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं: सन्यासी से आधी रात तक आपने सभी नाटकों में उन्होंने सामाजिक समस्याओं की विशेषताएं नारी समस्याओं का आधार बनाया है। अपने नाटकों के विषय वस्तु के लिए उन्होंने इतिहास के पृष्ठों में नहीं, समाज के विस्तृत आंगन में झांका और समसामयिक समाज में विशेष रूप से नारी की स्थिति और उसकी समस्याओं को अपना दृष्टिकोण से चित्रित किया। डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद: चंद्रकला नए विचारों वाली परिवार में जन्मी है। उसमें नई शिक्षा पाई जाती है और नए युग की चेतना और उसका संस्कार। यह दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको रहने देते हैं। अब यहाँ हम लोग का नाटक समाप्त हो जाता है। नाटक अब अगले दिन से जो है हम लोग का, देखिए यहाँ एक पेज हम रखे हुए हैं सिंदूर के होली जो नाटक है उसके पीछे की चीजों को। महाकाव्य इनका कौन है? कालजयी है वो, क्या महाकाव्य। सामाजिक नाटक इनका कौन कौन सा है? सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर को होली और आधी रात। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक नाटक उनका कौन कौन सा है? क्रूरध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें, वैशाली में वसंत, जगत गुरु, धरती का हृदय, सरयू का धार। पौराणिक में कौन कौन से हैं? नारद की वीणा, चक्रव्यूह, चित्रकूट, अपराजित, अश्वमेघ, प्रतिज्ञा का भोग। अव्यक्तिपरक नाटक कौन सा है? कवि भारतेंदु, मृत्युंजय। और इतर विषयक पर कौन कौन सी उनकी रचना है? कल्पतरु, अशोक वन, प्रलय का पंख पर,
भगवान मनु तथा अन्य। एकांकी उनका कौन है? कावेरी में कमल, स्वर्ग में विप्लव, नारी का रंग, बाल एकांकी। प्रारंभिक कृतियां कौन का सा? अंतर्जगत, अशोक नाटक। और अनुदित कौन कौन सा है? समाज का स्तंभ, गुड़िया का घर। अंग्रेजी के नाटककार इब्सन के पिलर ऑफ द सोसाइटी और डॉल्स हाउस नाटकों का अनुवाद है। ये हमारा नाटक यहाँ समाप्त हो जाता है। नाटक आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और अगले दिन से हम लोग आधे अधूरे नाटक को देखेंगे। उससे पहले हम लोग लगभग 8 या 9 नाटक को देख चुके हैं। नाटक का क्लास बहुत जल्द हमारा समाप्त हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग नाटक क्लास अच्छे से तैयार अपना कर लिए होंगे। क्लास समाप्त करने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट जानकारी, मिशन जेआरएफ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और ये हमारा लिंक है और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैसेज कर सकते हैं, इस लिंक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जहाँ दिन भर में 2 से 3 बार क्यूज होता है। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।